बहुत समय पहले एक जंगल में एक सियार रहता था। बड़ा चालाक मगर बहुत चतुराई के साथ थोड़ा सा स्वार्थी भी। एक दिन वही सियार बकरे का मांस आराम से खा रहा था। तभी शेर सिंह आया। अरे यार, मैं थोड़ा पानी पीने के लिए क्या चला गया। तूने तो सारा बकरा ही खत्म कर दिया। अब क्या करें गुरुजी, भूख बहुत तेज लग रही थी, इसीलिए ज्यादा खा लिया। और वैसे भी गुरुजी, ये बकरा बहुत ही छोटा था, इससे हम दोनों का पेट नहीं भरता। देख चेले, मैं बहुत मेहनत से शिकार करता हूँ और मैं बूढ़ा होने के कारण छोटा शिकारी कर पाता हूँ। उससे हम दोनों का पेट नहीं भरता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मांस को छोड़कर फल और तरकारी खाना शुरू कर दो, जो तुम पहले खाते थे। पर गुरुजी, फल और तरकारी खाने से तो शरीर में ज्यादा ताकत नहीं आती और कमजोरी रहती है। मांस तो मुझको मजबूरी में खाना पड़ता है ताकि शरीर में ताकत आए और आंखों की रोशनी बढ़े। अरे तेरी ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो तू मेरे हिस्से का खाना भी अकेले ही खा जाता है। देख भाई, अब तू मेरे साथ नहीं रहेगा तो अपना कहीं और देख ले। देख लो गुरुजी, अगर आप मुझको अपने से अलग करोगे तो आप छोटा शिकार भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस छोटे शिकार को बहला फुसलाकर मैं ही लेकर आता हूँ आपके पास, तब आप उसको अपना शिकार बना पाते हो। अरे मूर्ख, तू भूल गया, मैं एक शेर हूँ और शेर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वो शिकार करना नहीं भूलता। अब एक चिंदी चोर चेला मुझको शिकार करना बताएगा। अगर तुझको ऐसा लगता है कि तेरे बगैर मैं भूखा मर जाऊंगा और मुझसे शिकार नहीं होगा, तो तू अभी के अभी यह जंगल छोड़कर चला जा। ठीक है गुरुजी, अगर आपको मैं बोझ लग रहा हूँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर आपको कभी मेरी याद आए तो आ जाना। मैं आपके पड़ोस के जंगल में जा रहा हूँ और आप देखना मैं अपनी बुद्धि से कैसे बैठा बैठा खाता हूँ और वहां के सभी जानवरों को अपनी सेवा में लगा लेता हूँ। उस जंगल में मेरी ऐसी सेवा होगी जैसे महाराज की होती है, आप देख लेना। कोई बात नहीं है, हम तुमको देख लेंगे कि तुम्हारी कैसे महाराज जैसी सेवा होती है। और शेर सिंह ने अपने चेले को भगा दिया। सियार दूसरे जंगल में आ गया। अरे यार, मैं गुरुजी से लड़ाई करके आ तो गया हूँ इस जंगल में, पर ऐसा क्या करूं कि लोग मुझको बैठे बैठे खाना खिला दे। सियार को एक युक्ति सूझी और वह एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया और उसने अपने पास खाली मटका रख लिया। अब यहीं पर बैठे बैठे मैं जानवरों को मूर्ख बनाऊंगा और मौका मिलने पर किसी कमजोर जानवर को अपना शिकार भी बना लूंगा। तभी वहां से एक हाथी गुजर रहा था। अरे यह कितना खराब जमाना आ गया है, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं है। तभी आते हुए हाथी पर सियार की नजर पड़ी। अच्छा, तो इस हाथी को मूर्ख बनाता हूँ, और वैसे भी हाथियों में मोटी बुद्धि होती है, इनको मूर्ख बनाना आसान भी है। और सियार ने आवाज देकर हाथी को अपने पास बुलाया। अरे वो हाथी, जरा इधर तो आना, हमारे पास तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। अरे आप कौन हो और हमारे जंगल में क्या कर रहे हैं, और आपके पास ये बर्तन जैसा क्या है? हाथी, मैं इस जंगल में जानवरों का दुख लेने आया हूँ और यहाँ के हर एक प्राणी को सुख देकर जाऊंगा। और यह बर्तन नहीं है, यह मेरा जादुई मटका है। इस मटका में सभी जानवरों के दुख को इकट्ठा कर रहा हूँ, और जब यह मटका भर जाएगा तब मैं इस जंगल से चला जाऊंगा। और गुरुजी, मेरी थोड़ी सी परेशानी है। कुछ मत बोल बच्चा, बाबा सब जानते हैं। हम परेशानी को बताने से पहले ही देख लेते हैं। हमको सब पता है। तुमने किसी के साथ भलाई की है और बदले में तुमको बुराई मिली है। तुम हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, बदले में तुमको बुराई ही मिलती है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप तो सच में सिद्ध पुरुष हो। हमारे तो भाग्य खुल गए जो आप हमारे जंगल में आए। बेटा, मैं हर किसी के जंगल में नहीं जाता, मैं उसी के जंगल में जाता हूँ जिसके जंगल में मौत तांडव करती है। क्या कहा बाबा? मौत तांडव करती है? हाँ बच्चा, तुम्हारे जंगल में घोर संकट आने वाला है। इस जंगल के जानवरों को संकट से बचाने के लिए ही तो मैं इस जंगल में आया हूँ, और मैं इसी स्थान पर बैठे बैठे जंगल के सभी कष्ट को अपने मटके में इकट्ठा कर रहा हूँ। और जब तक ये मटका भर नहीं जाता, मैं इस स्थान से खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए तुम जंगल के सभी जानवरों को भी ये बात बता दो कि इस जंगल पर मौत का तांडव होने वाला है और जानवर इधर उधर ना जाएं। बता दूंगा बाबा जी, आप खड़े नहीं हो सकते, इसीलिए मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ और जानवरों को भी कहता हूँ कि वह आपके लिए भोजन लेकर आए। और हाँ बच्चा, एक बात और ध्यान रहे, मैं तुमसे जो भोजन लूंगा वो भोजन नहीं होगा, वो भोजन के रूप में तुम्हारा दुख दर्द होगा।
जिसे मैं खाकर तुमको दुख दर्द से आजाद करूंगा। इसीलिए जानवरों से कहना कि ज्यादा से ज्यादा भोजन लाए ताकि मैं उनके दुख दर्द को बहुत जल्दी खत्म कर सकूं। ठीक है बाबा जी, मैं समझ गया। जो जितना खाना लाएगा उसका उतना ही दुख दर्द कम होगा और उतनी ही जल्दी आपका मटका भर जाएगा और आप हमारे जंगल के संकट को लेकर चले जाओगे। शीघ्र जाओ बच्चा, हमारे पास समय नहीं है। और हाथी बहुत जल्दी में जानवरों के पास गया। अरे भाई लोगों, तुमको पता है हमारे जंगल में एक बाबा आए हैं और वो कह रहे थे कि इस जंगल में मौत का तांडव होने वाला है। इसीलिए मैं इस जंगल में आया हूं और वो हर एक जंगल में नहीं जाते, वो केवल उस जंगल में जाते हैं जिसमें कुछ संकट आने वाला है। हाथी, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन करेगा हमारे जंगल में मौत का तांडव? क्या वो बाबा सच में सिद्ध पुरुष लग रहे हैं या कोई ढोंगी है जो जानवरों को मूर्ख बनाने के लिए आया है? नहीं, ढोंगी नहीं है वो एक शुद्ध पुरुष है और उनके पास मटका है जिसमें वह हर एक जानवर के दुख दर्द को इकट्ठा कर रहे हैं। और जब तक वो मटका नहीं भर जाता वो कहीं नहीं जाएंगे और न ही तब तक अपने स्थान से खड़े हो सकते हैं। उन्होंने ये प्रण लिया है। जब तक जंगल का दुख खत्म नहीं हो जाता तब तक बाबा जी बैठे ही रहेंगे। हमको तो उनके लिए भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। हाँ, हमको उनके लिए भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा और उन्होंने कहा था जो जितना ज्यादा भोजन लेगा उसका उतना ही दुख दर्द कम होगा और वो जीवन में सुख का आनंद मिलेगा। इसीलिए मैं तो बहुत सारा भोजन लेकर जाऊंगा। अरे तू ही क्यों रे, बहुत सारा भोजन तो मैं भी लेकर जाऊंगा। मुझे भी अपना दुख कम करना है। और अगले दिन हाथी ढोंगी सियार के लिए फल लेकर गया। ये लो बाबा, मैं तुम्हारे लिए थोड़े से फल लेकर आया हूँ। इनको खाकर तुम अपनी भूख शांत कर लो और अगर मेरे जीवन में कोई दुख हो तो उसको अपने मटके में भरकर अपने साथ ले जाओ। बच्चा, तू फल बहुत थोड़े लेकर आया है, इसीलिए तेरा थोड़ा दुख ही मैं इस मटके में डालूंगा और जिस दिन तू ज्यादा फल लेकर आएगा उस दिन मैं तेरा पूरा दुख अपने मटके में समेट लूंगा। अब तुम जाओ, बाबा को भोजन करना है। और हाथी वहां से चला गया। सियार ने बड़े आराम से वो फल खाए। हाथी पेड़ की छांव में बड़े आराम से सो रहा था। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। अरे हाथी, जाग जाओ, सोते ही रहोगे क्या? इतना क्यों सो रहे हो? जागो यार। अरे यार, अब मेरे सोने के ही दिन है। मैं कल फल लेकर गया था बाबा जी के पास और बाबा जी ने मेरे हिस्से का दुख अपने मटके में डाल लिया। अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। अब मैं आराम से सोऊंगा और अपनी एक शानदार जिंदगी जीऊंगा। अच्छा, तो आज मैं जाता हूं और फिर मैं भी तेरी तरह आराम से सोऊंगा। बाबा जी, मैं आपके लिए फल लेकर आया हूं, आप एक खा लो और मेरे जीवन में जो दुख हो उसको अपने मटके में डाल लो। ठीक है बच्चा, मैं तेरे जीवन का 1/3 कष्ट अपने मटके में डाल लिया है और जब तू 3 बार और मेरे लिए फल लेकर आएगा तो तेरा सारा कष्ट मैं अपने मटके में डाल लूंगा। फिर तेरा जीवन आनंद में हो जाएगा पर तुझे कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। जा, अब बाबा को भोजन करने दो। अरे यार, फल खाकर मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मुझको तो बकरे का मांस बहुत अच्छा लगता है, क्या करें, मजबूरी है। शेर महाराज के साथ था तो बकरे का मांस भी मिलता था। खैर, अब फल खाकर ही काम चलाता हूं। पता नहीं शेर महाराज अब क्या कर रहा होगा, कहीं भूखा तो नहीं मर गया। अरे यार, जब से मेरा चेला गया है तब से मैंने भरपेट खाना नहीं खाया है और ना ही कोई शिकार मेरे हाथ लगा है। मेरा चेला कैसा भी था लेकिन मेरे लिए शिकार तो लाता था। अब मैं क्या करूं? हाँ, उसने कहा था जब भी उसकी याद आए तो उसके जंगल में आ जाना। वो पड़ोस के जंगल का एड्रेस देकर गया था, वहीं पर चलता हूं। और शेर महाराज अपने पड़ोस के जंगल में अपने चेले से मिलने के लिए चला जाता है। गधे ने शेर को अपने जंगल में आता देख लिया और वह जल्दी से जानवरों को इसके बारे में सचेत करता है। अरे भाइयों, मैंने अभी अभी अपने जंगल में एक खूंखार शेर को आते हुए देखा है। अरे गधे, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर वो शेर हमारे जंगल में आया है तो अवश्य ही वो भूखा होगा और वो शिकार की तलाश में आया है। लेकिन बाबा जी ने तो कहा था कि हमारे दुख दर्द और जंगल में जो भी संकट है वह सब खत्म हो गया है। लेकिन यह तो संकट आ गया, अब क्या करें? करना कुछ नहीं है, बस हमको बाबा जी के ही पास चलना है, वही अब हमको शेर से बचा पाएंगे। और सभी जानवर ढोंगी सियार के पास पहुंचे। बाबा, हमको बचा लो, हमारे जंगल में खूंखार शेर आ गया है। कहीं मुझको ढूंढते हुए गुरुजी तो नहीं आ गए इस जंगल में, देखना पड़ेगा। अरे बाबा जी, किस सोच में पड़ गए?
मैंने कहा आपसे कि हमारे जंगल में एक खूंखार शेर आ गया है। अब आप ही हमारी मदद करो, उस शेर को यहां से भगा दो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, आने दो उस बागड़ बिल्ले को। अगर मैंने उसको अपने मंत्रों की शक्ति से वापस नहीं भगा दिया तो कहना। और थोड़ी देर बाद वहां पर शेर आ गया। रुक जाओ, अगर तुमने एक भी जानवर को शिकार बनाया तो मैं तुझे अपने मंत्रों की शक्ति से यहीं पर भस्म कर दूंगा। अगर सच में तेरे मंत्रों में शक्ति है तो आज फिर तू मैदान में आ। और सियार ने शेर सिंह के पास जाकर धीरे से कुछ बोला और शेर सिंह वहां से दुम दबाकर भाग गया। अरे वाह गुरुजी, आपने तो एक खूंखार शेर को भगा दिया। सच में आप हमारे जंगल के मैं फरिश्ते बनकर आए हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ उसके पास जाकर सिर्फ छोटा सा मंत्र बोला था और वह दुम दबाकर भाग गया। अगर वह कुछ देर और रुक जाता तो जलकर राख हो जाता। शेर अपनी नजर बचाते हुए अपने चेले के पास पहुंचा। अरे गुरुजी आप। हाँ, तुमने ही तो मेरे कान में कहा था कि जब कोई जानवर मेरे आसपास ना हो तो आ जाना। बस मैं आ गया, जानवरों से अपने आप को बचाते हुए। कोई जानवर मुझको आपके साथ ना देख ले, बड़ी मुश्किल से खाने का जुगाड़ बैठाया है, कहीं वह भी मुझसे छीन ना जाए। अरे तुम चिंता मत करो, सभी जानवर इस समय तालाब पर पानी पीने के लिए गए हैं। पूरा जंगल खाली है, कोई नहीं है। बताओ गुरुजी, कैसे आना हुआ इस जंगल में? मैं तुम्हारे पास आया हूँ। चेले, जब से तुम मुझको छोड़कर गए हो मेरे हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। मैं पुरानी हड्डियों को खा जीवित रहा हूँ। आज मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का प्रबंध करो। हाँ गुरुजी, बहुत दिन हो गए। इन कमबख्त जानवरों ने मुझे फल ही फल खिलाकर मेरा जी सा खराब कर दिया है। आज मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक स्वादिष्ट सा बकरा खाना चाहता हूँ। अरे ऐसी क्या बात है, हम तुमको बकरा भी खिला देंगे। लगाओ अपना दिमाग और बताओ मैं कैसे बकरे को शिकार बनाऊं। गुरुजी, कुछ समय के बाद एक बकरा मुझे फल देने के लिए आएगा और मैं उसको अपने पास आंख बंद करके बैठा लूंगा और तुम पीछे से आकर उसको अपना शिकार बना लेना। ठीक है, तुमको जैसा उचित लगे। और शेर झाड़ियों में छुपकर खड़ा हो गया और बकरे का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बकरा ढोंगी सियार के पास आया। बाबा जी, मेरा जीवन बहुत ही कष्टदायक है। मैं आपके लिए ये फल लेकर आया हूं। आप इनको स्वीकार कर लो और मेरे जीवन के सारे कष्ट तो अपने मटके में डाल लो। बाबा जी, इस बार हमको तुम्हारे फल की इच्छा नहीं है। पुत्र, तुम बस अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ। हम अभी के अभी तुम्हारे सभी कष्टों को अपने जादुई मटके में डाल लेते हैं। और जैसे ही बकरा आंख बंद करके ढोंगी सियार के सामने बैठा तो शेर झाड़ियों में से निकलकर बकरे के ऊपर हमला कर दिया और बकरे को अपना भोजन बना लिया। और फिर दोनों बकरे की दावत उड़ाने लगे। वाह गुरुजी, आज तो बहुत दिनों के बाद बकरा खाया है। तबीयत खुश हो गई गुरुजी। आप इसी जंगल में रहना, कहीं पर भी मत जाना। अगर मुझे जाना ही होता तो मैं इस जंगल में क्यों आता? तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे बगैर कितना कमजोर था। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो मेरी भूख से तड़पकर मृत्यु हो जाती। हाँ गुरुजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप यहाँ पर नहीं आते तो मैं भी घटिया फल खाकर अपने आप को अधमरा सा कर लेता। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग ने कहा है कि एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते थे। अब हम हमेशा इसी जंगल में रहेंगे और यहाँ के जानवरों को ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे। अब कोई भी जानवर बाबा जी के पास आता और बाबा जी उसको अपने पास आंख बंद करके बैठा लेते और शेर पीछे से आके हमला कर देता। एक जंगल में बल्लू नाम का एक बाघ रहता था। वो सारा दिन सोता ही रहता था और जैसे ही रात होती थी वो शेर की गुफा में जाकर उसके शिकार को चुरा लाता था और उस शिकार को पेट भर कर खाता था। उसका यही काम था कि दूसरों के किए हुए शिकार को चोरी करके खाना। यही कारण था कि वह कभी भी शिकार पर नहीं जाता था और वह चोरी करके बैठे बैठे ही खाता था। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना था। कुछ भी कहो, मुझको मेरा यह काम बहुत ही अच्छा लगता है। बैठे बैठे खाना मिल जाता है, इधर उधर भी नहीं भटकना पड़ता। सीधा गुफा में जाता हूँ और खाना लेकर आ जाता हूँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब उसका रोज का यही नियम था कि वो शेर की गुफा में जाता और वहां से शेर का शिकार चुरा कर लाता और आराम से बैठकर खाता और पूरा दिन फटकार कर सोता। उस जंगल में बल्लू के 2 चेले और थे, गोलू और मोलू।
अरे यार मोलू, गुरुजी को देख, पूरा दिन सोते रहते हैं और अब तो ये शिकार पर भी नहीं जाते। पता नहीं ये क्या खाते हैं और इन पर भूख का असर भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे रोज भर पेट ताजा ताजा मांस खा रहे हो। हाँ गोलू, यही तो मैं तुमसे भी कहना चाहता था, पर उससे पहले ही तुमने मुझसे बोल दिया। यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि गुरुजी शिकार भी नहीं कर रहे। पता नहीं इनको कौन सी जड़ी बूटी मिल गई जो इनको भूख ही नहीं लगती। मोलू, इसका पता तो हमको गुरुजी से ही मिलेगा। चल गुरुजी के पास चलते हैं। गोलू और मोलू गुरुजी के पास गए। गुरुजी को गोलू और मोलू का प्रणाम। अरे गोलू और मोलू, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुरुजी, आप हमको एक बात बता दो। आप पूरा दिन सोते रहते हो और रात के समय में कोई भी जानवर घर से बाहर नहीं निकलते जो आप उनको अपना शिकार बना पाओ। तो आप खाते क्या हो? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। हाँ गुरुजी, हम दोनों इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि आप बिना खाए पिए इतने दिनों तक कैसे जीवित रह रहे हो। गोलू और मोलू, तुम दोनों को तो पता है जब तुम मेरे शिष्य थे तो मैं कितना ध्यान में लीन रहता था। बस उसी का फल मुझको अब मिल गया। मैं अपनी सिद्धि के द्वारा अपने पूरे शरीर पर कंट्रोल कर सकता हूँ और यही कारण है कि अब मुझको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गई हैं और मुझको भूख भी नहीं लगती। तुमको लगता है कि मैं सारे दिन सोता रहता हूँ, जबकि मैं सोता नहीं हूँ। आंखें बंद करके परमात्मा में लीन रहता हूँ। माफ करना गुरुजी, हम तो आपके पास कुछ और ही सोच कर आए थे, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। ठीक है गुरुजी, आप अपनी सिद्धि में लगे रहो। हमको तो ज्ञान प्राप्त हो नहीं पाया। हमको तो अब मेहनत करके ही अपना पेट भरना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, अब मेरा चिंतन करने का समय हो गया है। तुम जाओ और मुझको परमात्मा में लीन होने दो। गोलू और मोलू गुरुजी के पास से लौट आए। अरे यार मोलू, तुझको गुरुजी की बातों में कितने प्रतिशत सच्चाई लगती है? गोलू, हो सकता है बल्लू को ज्ञान प्राप्त हो गया हो। वैसे भी वह बरसों से तो गुरुजी बना बैठा था। क्या पता उसने यह सिद्धि प्राप्त कर ली हो। कुछ भी हो मोलू, लेकिन मुझको यह बात हजम नहीं होती कि उस बल्लू को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तूने देखा नहीं था कि वह किस तरह से अपने शिष्यों के साथ बदतमीजी से पेश आता था? हाँ गोलू, ये बात तो तू ठीक कह रहा है। उसने एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड चंपा को भी छेड़ दिया था जब वो उसके पास शिक्षा लेने आई थी। कुछ तो गड़बड़ है, हमको देखना पड़ेगा। क्यों ना हम उस बल्लू पर कुछ दिनों के लिए निगरानी रखें, फिर हमको पता चल जाएगा वह क्या खाता है और क्या पीता है और उसको सिद्धि प्राप्त हुई भी है या नहीं। हाँ मोलू, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमको कल सुबह से ही उस पर नजर गठानी होगी, तभी हम उसकी सच्चाई का पता लगा पाएंगे। अच्छा हुआ इन दोनों की कमीनों को मैंने मूर्ख बनाकर भेज दिया। अगर ये मेरी सच्चाई जान जाते तो ये मुझसे पहले शेर के वहां से चोरी करके ले आते या फिर मेरा भांडा ही फोड़ देते। और सूरज की पहली किरण के साथ गोलू और मोलू बल्लू गुरुजी की निगरानी करने लगे। अरे यार, अगर वो शेर आज किसी खरगोश का शिकार करके ले आए तो मजा ही आ जाए। बहुत दिन हो गए खरगोश का मांस नहीं खाया। मोलू, वो देखो, गुरुजी जाग गए हैं और खुद से ही बातें करने लग रहे हैं। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। सुनाई तो यहाँ तक दे नहीं रही है। कोई बात नहीं है गोलू, सुनाई नहीं दे रही तो क्या हुआ? गुरुजी तो हमको दिखाई दे रहे हैं। जो भी कुछ बातें कर रहे होंगे उसके हिसाब से ही तो वह जाएंगे, फिर हम उनका पीछा कर लेंगे। करने दो, क्या बातें कर रहे हैं अपने आप से। गोलू और मोलू को दोपहर हो गई। अरे मोलू यार, देख, सुबह से दोपहर हो गई। गुरुजी तो यहाँ से कहीं पर भी नहीं गए हैं और वो एक बार जाकर दोबारा से सो गए। अरे गोलू, तू जाने की तो छोड़ ही दे। तूने एक बात पर गौर दिया, गुरुजी तो खड़े भी नहीं हुए हैं और तू जाने की बात कर रहा है। मुझको तो लगता है गुरुजी को सच में कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है। चल यहां से चलते हैं। अरे मोलू, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, वह तो सोया पड़ा है। जब आदमी ध्यान में होता है तो उसका शरीर अपने बलबूते पर खड़ा होता है, पर यहाँ पर गुरुजी को देख, वे तो जमीन में ऐसे पड़े हैं जैसे नींद की गोली खाली हो। कुछ ना कुछ तो अवश्य है। तू रात होने का इंतजार कर, गुरुजी कुछ ना कुछ हरकत तो अवश्य करेंगे। ठीक है मोलू, तू कहता है तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ। और दोनों इंतजार करते हैं और बल्लू खड़े होकर जाने लगा। अरे मोलू, वो देख, गुरुजी तो खड़े होकर जा रहे हैं। हाँ गोलू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चल हम भी इनका पीछा करते हैं। गोलू और मोलू भी बल्लू का पीछा करने लगे
और बल्लू शेर की गुफा में घुस गया। गुरुजी शेर की गुफा में क्यों गए हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब्र रख मोलू, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा इंतजार कर और देख गुरुजी क्या लेकर आते हैं। गोलू और मोलू ने कुछ देर इंतजार किया। तभी बल्लू एक मांस का टुकड़ा लेकर गुफा से निकला। ओ देख बल्लू, गुरुजी तो मांस का टुकड़ा लेकर जा रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो मांस का टुकड़ा लेकर जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो मांस का टुकड़ा शेर की गुफा से चुराया है। हम तो इसको सिद्ध गुरुजी समझ रहे थे, पर यह तो चोर निकला। चल गोलू, चलकर शेर को बता देते हैं कि उसका शिकार बल्लू लेकर जाता है। अरे मोलू, पागल हो गया क्या तू? कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर लिया कर। जरा सोच, गुरुजी बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। हमने तो उनको आज देखा है ना जाने वो कब से शेर का शिकार चुरा कर खा रहे हैं। क्यों ना हम भी गुरुजी का शिकार चुरा कर खाएं? जब गुरुजी यहां से शिकार चुरा कर लेकर जाएंगे तो हम उनका पीछा करेंगे और उनका शिकार चुरा लेंगे। हाँ गोलू, ये बहुत अच्छा आइडिया है। कल से हम ऐसा ही करेंगे। तैयार रहना, तुम शाम को ही आ जाना और गुरुजी के पीछे चलेंगे। बल्लू चल, अब धंधे पर तेरा जाने का टाइम हो गया है। आज जरूर वो शेर कुछ बढ़िया शिकार करके लाया होगा। कल का तो बहुत ही स्वादिष्ट मांस था। मैंने बोला ही था कि मुझको हिरण का मांस चाहिए और शेर की गुफा में मुझको हिरण का ही मांस मिल गया। बहुत मजा आया खाने में। आज मेरा मन जंगली सुअर का मांस खाने को कर रहा है। आज जंगली सुअर का मांस मिलना चाहिए। अरे यार, यहाँ पर हिरण का मांस रखा था, कौन ले गया? मैंने रात को जब पेट भर के खाया था तो बाकी बचा हुआ यहीं पर रख दिया था। पता नहीं कौन है जो मेरे शिकार को चुरा कर ले जाता है। अब मुझको निगरानी रखनी होगी। गोलू और मोलू ने भी बल्लू का पीछा किया और सहमे हुए कदमों से शेर की गुफा में गया और वो गुफा के पास झाड़ियों में खड़े हो गए। गोलू, मुझको तो यह सोच सोचकर हंसी आ रही है कि गुरुजी तो चोर निकले। कोई बात नहीं है मोलू, आज से हम भी तो चोर बन जाएंगे जब हम गुरुजी का ही खाना चुराएंगे। और बल्लू एक मांस का टुकड़ा लेकर गुफा से बाहर निकला। अरे गोलू, ये तो मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा है। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो वो उसको खा जाएगा। रुक जा मोलू, मैं उसको डराता हूँ। और गोलू ने शेर की आवाज निकाली। मुझे लगता है वो शेर आ गया है। अच्छा होगा कि मैं मांस के टुकड़े को यहीं पर छिपा देता हूँ। अगर उसने मेरे पास मांस का टुकड़ा देख लिया तो मुझको चोरी के इल्जाम में बहुत मार पड़ेगी। और जंगल में थोड़ी दूर जाकर बल्लू ने वो टुकड़ा एक पेड़ के पास रख दिया। इसको मैं यहीं पर रखकर चला जाता हूँ और थोड़ी देर बाद आकर ले जाऊंगा। मोलू देख, गुरुजी ने वहां पर मांस का टुकड़ा छुपा दिया है। चल वहां से जाकर हम उसको चुरा लेते हैं और कहीं दूर जाकर आराम से बैठकर खाएंगे। और वह दोनों वहां पर आए और उस मांस के टुकड़े को लेकर वहां से चले गए और दूर जाकर उस मांस के टुकड़े को खाने लगे। अरे वाह, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। खाकर मजा आ गया। आज से हम यही करेंगे और पूरा दिन हम भी फटक कर सोएंगे। और कुछ देर के बाद बल्लू वहां पर आया। उसको मांस का टुकड़ा वहां पर नहीं मिला तो वह चौंक गया। अरे यहाँ से मेरा मांस का टुकड़ा कौन ले गया? आज मुझको भूखा ही रहना पड़ेगा। अब तो कल रात को ही भोजन मिलेगा। अरे यार, पता नहीं कौन है जो मेरा किया हुआ शिकार हर दिन चुरा कर ले जाता है। मुझको इसकी खोज खबर लगानी पड़ेगी, नहीं तो मुझको दिन में भूखा रहना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से मैं शिकार करके लाता हूँ और कोई इतनी आसानी से उसको ले जाता है। और बल्लू फिर से शेर की गुफा में भोजन चुराने के लिए गया और जैसे ही वह भोजन लेकर निकला तो गोलू और मोलू ने फिर से शेर की आवाज निकाली और बल्लू शेर की आवाज से काफी घबरा गया और उसने फिर से उस टुकड़े को उसी पेड़ के पास रख दिया और वो दोनों इसका शिकार लेकर चले गए और आराम से बैठकर खाने लगे। कुछ भी कहो यार मोलू, 2 दिनों से खूब तबीयत भर के खाना मिल रहा है। ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही शिकार, बैठे बैठे भोजन मिल रहा है। अरे यार, आज कोई फिर मेरा शिकार चुरा कर ले गया। कौन हो सकता है? 2 दिनों से मैं शेर का शिकार चुरा कर लाता हूँ तो मुझको शेर की आवाज सुनाई देती है। अगर शेर होता तो मुझको पकड़ लेता और मुझसे कहता कि मेरा शिकार क्यों चुरा कर ले जाता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है।
मुझको देखना पड़ेगा कौन है जो मेरा शिकार चुराता है। और जैसे ही शाम हुई तो वो दोनों इसका इंतजार करने लगे कि कब गुरुजी शेर का शिकार चुराने के लिए जाए। अरे यार गोलू, आज तो ये गुरुजी जा ही नहीं रहे, अब हमारा क्या होगा? अरे होगा क्या? अब हम वैसे भी गुरुजी का सारा दांव पेच सीख गए हैं। हम खुद शेर की गुफा से शिकार चुरा कर लाएंगे, चलो मेरे साथ। और वो दोनों शेर की गुफा में चले जाते हैं और एक मांस का टुकड़ा लेकर आ रहे होते हैं। अच्छा, तो ये दोनों चेले हैं जो मेरा शिकार चुरा ले जाते हैं। आज इनको मजा चखाता हूँ, रंगे हाथ जो पकड़ा है। और फिर बल्लू ने भी शेर की कड़क आवाज निकाली और दोनों चेले काफी डर गए। अरे गोलू, शेर आ रहा है, जल्दी कर, इसको कहीं पर छुपा दे और बाद में आकर ले लेंगे, जल्दी कर। और दोनों ने उस मांस के टुकड़े को एक पेड़ के पास छुपा दिया और बल्लू उस मांस के टुकड़े को लेकर चला गया और आराम से बैठकर खाने लगा। कुछ भी कहो यार, चोर के घर से चोरी करके खाने का कुछ अलग ही मजा है। जब मैं चोरी करके लाता था और उसको खाता था तो कम मजा आता था, और अब ये दोनों चेले चोरी करके लाए हैं तो इनका शिकार खाने में बहुत ही मजा आ रहा है। अरे यार मोलू, हमारा छुपाया हुआ शिकार तो यहाँ पर नहीं है, पता नहीं कौन ले गया। कहीं गुरुजी तो नहीं ले गए? अरे यार, उनको क्या पता कि हम शेर की गुफा से शिकार चुरा कर लाए हैं। उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, किसी जानवर का काम होगा। देख गोलू, आखिर वो हमारे गुरु है और गुरु चेले से 2 कदम आगे ही चलता है, चाहे फिर वो कोई भी काम क्यों ना हो। मोलू, भले गुरुजी आगे चलते हों लेकिन यह काम गुरुजी का नहीं है, कोई जानवर खा गया होगा। खैर कोई बात नहीं है, आज हम भूखा सो लेते हैं, कल फिर से शेर के वहां से शिकार चुरा कर लाएंगे। और जैसे ही शाम हुई दोनों चेले शेर की गुफा में गए और शिकार लेकर जंगल की तरफ आ गए। तभी बल्लू ने शेर की आवाज निकाली और वो दोनों डर गए और मांस के टुकड़े को एक पेड़ के पास छुपा दिया। मोलू, हम मांस का टुकड़ा छिपा तो रहे हैं, लेकिन इस बार हम देखेंगे कि हमारे मांस के टुकड़े को कौन लेकर जाता है। और दोनों वहां से चले गए और थोड़ी दूर जाकर टुकड़े पर नजर बनाए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि बल्लू उस टुकड़े को लेकर जा रहा होता है। उन्होंने बल्लू का पीछा किया और बल्लू उस टुकड़े को लेकर एक पेड़ के पास बैठा था। तभी दोनों चेले वहां पर आ गए। वाह गुरुजी, आप तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको चोरी करते हुए शर्म नहीं आती। हम इतनी मेहनत से भोजन लेकर आए थे और हम उसको रखकर पानी लेने गए थे तो आपने हमारे भोजन को चुरा लिया। अरे बस करो तुम दोनों, वरना एक ही झापड़ में जमीन पर गिर जाओगे। क्या तुमने मेरा शिकार नहीं चुराया था? और क्या तुम ये शिकार शेर की गुफा से चुरा कर नहीं लाए हो, जहां से पहले मैं लेकर आता था? और तुमने मेरा पीछा किया और तुमने मुझको ऐसा करते देख लिया, और फिर तुम मेरा शिकार चुरा कर खाते थे, और फिर मैं शिकार लेने गुफा में नहीं गया तो तुम खुद लेने गए और मैं तुम्हारा शिकार चुरा कर खाने लगा। इसमें गलत क्या किया मैंने? गोलू, बात तो ठीक है गुरुजी की, हमने गुरुजी के शिकार की चोरी की और गुरुजी ने हमारे शिकार की चोरी कर ली। मैंने तुमसे पहले ही कहा था गोलू कि गुरुजी हमसे 2 कदम आगे चलते हैं, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आखिर तुमको सोचना चाहिए था कि गुरुजी से चेले कभी नहीं जीत सकते। अरे बस करो तुम दोनों, मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करो, और आगे से तुमने मेरे शिकार को चुराया तो मैं जाकर शेर को बता दूंगा कि तुम दोनों ही उसका शिकार चुराते हो, समझे? मुझको बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आ ही गया हूं और मैंने तुम्हारी बातों को सुन भी लिया है कि कैसे पहले गुरु मेरे शिकार को चुराता था, फिर चेले गुरु के शिकार को चुराते थे और फिर गुरु ने चेले के शिकार को चुराया। अरे इतनी हेराफेरी से चोरी कौन करता है? तुम्हारी इस प्रकार की चोरी को देखकर तो मेरे पास एक ही शब्द है कि काल दुर्ग जंगल का राजा था, शेर सम्राट दुष्यंत। उसका शौर्य, उसकी दहाड़ और उसकी बुद्धि ने दशकों तक जंगल में व्यवस्था बनाए रखी थी। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था, उसके दांत घिस चुके थे, पैर धीमे हो गए थे और दहाड़ में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। एक सुबह वह चट्टान पर बैठा दूर जंगल को देख रहा था। शेर धीरे से, काश ये समय रुक जाता, लेकिन लगता है अब जंगल को नया मार्ग चुनना होगा। तभी उसके पास आया उसका सबसे विश्वासी मंत्री, बूढ़ा हाथी गजेंद्र। गजेंद्र, महाराज, आपकी चिंता स्पष्ट दिख रही है, क्या कुछ परेशान कर रहा है? शेर, गजेंद्र, जंगल में विवाद बढ़ रहे हैं। हिरण और भेड़िए क्षेत्र को लेकर लड़ रहे हैं। बंदरों और सियारों के बीच झगड़े हैं।
पानी के सोते पर भालू और हाथी भिड़ चुके हैं। हम नहीं रहे तो यह जंगल टूट जाएगा। गजेंद्र। हमें कुछ बड़ी बैठक बुलानी होगी, सभी जीवों को साथ लाना होगा। शेर ने सर हिलाया। उसी शाम घोषणा कर दी गई, एक विशाल सभा होगी जिसमें भविष्य तय होगा। नदी के किनारे विशाल मैदान में सभी जानवर इकट्ठा हुए। ऐसा दृश्य वर्षों बाद देखने को मिला। पेड़ों पर बंदरों की कतारें, जमीन पर हिरणों का झुंड, दूर भेड़िए, सियार और लोमड़ियां, हाथी और भालू आगे की पंक्ति में, ऊपर गिद्ध और उल्लू मंडराते हुए। सबसे आगे शेर दुष्यंत, उसके पास गजेंद्र हाथी और वरिष्ठ जानवरों का दल। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा, जंगल के साथियों, समय कठिन है। मेरी शक्ति अब कम है। भोजन और पानी की कमी से विवाद बढ़ रहे हैं। हमें मिलकर समाधान खोजना होगा। तभी युवा भेड़िया अग्नि खड़ा हुआ। अग्नि तेज आवाज में, महाराज, आपका सम्मान है, पर जंगल को नए नेतृत्व की जरूरत है। आप बूढ़े हो चुके हैं। हमें अपना क्षेत्र चाहिए ताकि हम अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर न रहें। पीछे से कई भेड़िए हाँ हाँ चिल्लाने लगे। फिर बंदर नेता कपीश बोला, हमारे पेड़ों का इलाका कम होता जा रहा है। हिरण और 12 सिंघे हर जगह चर लेते हैं। फिर सियार दल के प्रमुख कुटिल बोला, भोजन के लिए हमें अलग क्षेत्र चाहिए जहाँ कोई और दखल न दे। सब अपनी मांगे सामने रखने लगे। जंगल का माहौल गर्मा गया। गजेंद्र आगे आया, शांत हो जाओ। अगर हर प्राणी अपना अलग हिस्सा मांगेगा तो जंगल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन सभा में तनाव बढ़ गया था और ऐसी स्थिति में एक कमजोर बूढ़ा राजा कुछ नहीं कर सकता था। जब माहौल बेकाबू होने लगा तभी भीड़ में से एक आवाज आई, जंगल का बंटवारा आसान नहीं है और बंटे हुए जंगल में कोई सुरक्षित भी नहीं रहेगा। सबकी निगाहें घूमी। वहां खड़ा था लोमड़ी चतुरेश। लोमड़ी चतुरेश अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसके शब्दों में जादू था और दिमाग चाकू की तरह तेज। चतुरेश, महाराज दुष्यंत बूढ़े हैं, पर उनका अनुभव बहुमूल्य है। परंतु सबकी चिंताएं भी सही हैं। अगर विवाद नहीं रोके गए तो खून खराबा होगा। सब ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। चतुरेश, मेरी राय है, जंगल का बंटवारा तो होना चाहिए, पर बुद्धिमानी और संतुलन के साथ, ताकि हर जीव को उसका हक मिले और कोई लड़ाई ना हो। सभा में सन्नाटा फैल गया। क्या सच में बंटवारा ही एकमात्र रास्ता था? लोमड़ी चतुरेश ने जमीन पर एक बड़ी रेखा खींची और कहा, जंगल को 5 भागों में बांटा जा सकता है। एक शेर क्षेत्र, दहाड़ भूमि, शेरों के शिकार का इलाका, घास के मैदान, चट्टानी पहाड़ियां। 2 भेड़िया क्षेत्र, अंधकार वन घने, झाड़ रात वाले, शिकार उबड़ खाबड़ जमीन। 3 हिरण क्षेत्र, घास लोक, बड़े बड़े चरागाह नदी, किनारे खुले मैदान। 4 बंदर क्षेत्र, वृक्षपुरी ऊंचे, पेड़ फल भरा जंगल, पेड़ पेड़ से जुड़ा क्षेत्र। 5 सभी छोटे जीवों का साझा क्षेत्र, मध्यम भूमि, कछुए, खरगोश, साही, पक्षी, जहां कोई शिकारी हमला न करे, शांति क्षेत्र घोषित। सभी जानवर ध्यान से सुनते रहे। कपीश बंदर बोला, अगर हमें पूरा वृक्ष क्षेत्र मिल जाए तो हम सहमत हैं। हिरण नेता विक्रम बोला। हमें नदी किनारे चाहिए। भेड़िया अग्नि बोला। हमें रात वाला घना इलाका चाहिए। धीरे धीरे सब सहमति में आने लगे, पर तभी शेर दुष्यंत उठ खड़ा हुआ। शेर, अगर बंटवारा हुआ तो एक बात याद रखना, जंगल का राजा एक ही होगा। सीमा भले अलग हो, पर कानून एक होगा। सबने स्वीकार किया। जंगल में नए नियम बनने वाले थे। लोमड़ी चतुरेश और हाथी गजेंद्र ने मिलकर एक बड़ी योजना बनाई। नदी को मुख्य सीमा बनाया गया। पेड़ों की ऊंचाई के हिसाब से क्षेत्र तय हुआ। पहाड़ी इलाके शेरों को गए, कंटीले झाड़ वाले स्थान भेड़ियों को फलदार, पेड़ बंदरों को खुला मैदान, हिरणों को। 3 दिनों तक पूरी टीम सीमाएं बनाती रही। पेड़ों पर निशान लगाए गए, जमीन पर चिन्ह बनाए गए, नदियों और चट्टानों को बीच की सीमा बनाया गया। सारी मेहनत से जंगल का बंटवारा पूरा हुआ। सब खुश थे, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। बंटवारे के सिर्फ 2 दिन बाद भेड़िए और हिरण आमने सामने आ गए, क्योंकि सीमांत क्षेत्र में एक फलदार पेड़ था, जंगली बेर।
हिरण विक्रम उस पेड़ के पास पहुंच गया। भेड़िया अग्नि गरज उठा। अग्नि। ये हमारा इलाका है। विक्रम। सीमा यहाँ नहीं, 2 कदम उधर है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। देखते ही देखते दोनों तरफ के झुंड आ गए। तलवारें नहीं थीं, पर दांत और सींग काफी थे। युद्ध छिड़ने ही वाला था। तभी लोमड़ी चतुरेश वहां पहुंचा। उसने जमीन नापी, सीमा देखी और बोला, पेड़ किसी का नहीं है, जड़ें हिरण क्षेत्र में हैं और शाखाएं भेड़िया क्षेत्र में जाती हैं, इसलिए पेड़ साझा है। यह निर्णय सबने स्वीकार कर लिया। पहला विवाद टल गया, लेकिन जंगल की आंखें खुल चुकी थीं। शांति की राह बहुत कठिन थी। बंदरों के वृक्षपुरी क्षेत्र में एक बड़ा सूखा पेड़ खड़ा था। सियार उसमें मांद बनाना चाहते थे। बंदर कपीश चिल्लाया, ये हमारा क्षेत्र है, पेड़ हमारा है। सियार कुटिल बोला, पेड़ सूखा है, हमें ठिकाना चाहिए। दोनों पक्षों में बहस बढ़ती गई। दोनों अपनी अपनी ताकत दिखा रहे थे। मामला बिगड़ गया। फिर शेर दुष्यंत आया। उसने कहा, सूखा पेड़ चाहे कहीं भी हो, लेकिन वह किसी के काम का नहीं। इसे गिरा दो और दोनों मिलकर लकड़ी बांट लो। पेड़ गिरा दिया गया। लड़ाई फिर टल गई, लेकिन असल तूफान आने वाला था। बारिश कम हुई थी, नदियां पतली हो गई थीं, और एक दिन जंगल की सबसे बड़ी मुसीबत आई। जंगल का केंद्रीय पानी स्रोत सूख गया। अब कौन किस क्षेत्र में जाएगा? पानी किसका? नदी किनारा हिरणों का, पर भेड़ियों को भी पानी चाहिए, बंदरों को भी, सियारों को भी। जंगल में फिर से तनाव फैल गया। हाथी गजेंद्र बोला, अगर पानी बांटा नहीं गया तो यह बंटवारा खत्म हो जाएगा और हम फिर से युद्ध में डूब जाएंगे। शेर चिल्लाया, सीमा भूलकर सभी पानी पर जाए, पानी सबका है। लेकिन भेड़िए और हिरण भिड़ गए। फिर बंदर और सियार, हाथी और भालू भी उलझ गए। जंगल युद्ध के मुहाने पर था। उसी रात बिजली चमकी, हवा तूफान बनकर चलने लगी, पेड़ गिरने लगे, जानवर अपने अपने क्षेत्रों की सीमा छोड़ने लगे। हर जीव डरा हुआ था। जंगल रो रहा था। और इस बीच भेड़िया अग्नि और हिरण विक्रम आमने सामने आ गए। अग्नि चिल्लाया, तुम्हारी वजह से जंगल टूट रहा है। विक्रम चिल्लाया, तुम्हारी वजह से। दोनों हमला करने ही वाले थे कि अचानक एक विशाल पेड़ गिरकर उनके बीच आ गया। दोनों चौंक गए और तभी लोमड़ी चतुरेश की आवाज आई, क्या तुम दोनों इंसानों की तरह बन जाओगे जो सीमा के लिए लड़ते लड़ते जंगल खत्म कर देते हैं? दोनों शांत हो गए। चतुरेश ने कहा, अगर हर जीव सिर्फ अपना सोचता रहा तो जंगल न रहेगा, और जब जंगल नहीं रहेगा तो कोई क्षेत्र भी नहीं रहेगा। भेड़िया अग्नि ने सिर झुका लिया। हिरण विक्रम ने भी सहमति जताई। तूफान की रात ने दोनों को बदल दिया। अगली सुबह सभी जीव फिर से सभा में एकत्र हुए। शेर दुष्यंत ने कहा, बेटियों और बेटों, जंगल को बचाना है या क्षेत्र को? सभा में खामोशी छा गई। तभी हाथी गजेंद्र बोला, जंगल एक परिवार है, क्षेत्र का बंटवारा अस्थायी था, लेकिन अब हमें मिलकर चलना होगा। भेड़िया अग्नि बोला, बंटवारा खत्म करो। हिरण विक्रम बोला, हम सब साथ रहें। बंदर कपीश बोला, पेड़ पेड़ हमारा है, हर किसी का है। सियार कुटिल भी बोला, हम शांति चाहते हैं। और अंत में लोमड़ी चतुरेश बोला, जंगल को बांटकर हम कमजोर हो रहे थे, अब फिर से एक होंगे और साथ मिलकर इस वन को स्वर्ग बनाएंगे। जंगल एक है।